Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. So let's have a look at the question of the day. It is of the topic radius of curvature. The question says, a point mass of half kg moving with a constant speed of 5 meters per second on an elliptical track experiences an outward force of 10 Newton when at either endpoint of the major axis and a similar force of 1.25 Newton at each end of the minor axis. How long are the axes of the ellipse? चलिए तो जैसा कि मुझे सवाल देख करके समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टिकल है ना ये इस एलिप्टिकल पाथ में लगातार घूमता जा रहा है और हमारे को दो स्पेशल इंस्टेंसेस के बारे में बात कही गई है। एक तो जब ये या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है, दोनों ही आइडेंटिकल सिचुएशंस है। और एक या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है, दोनों ही आइडेंटिकल सिचुएशंस है। इन दोनों केसेस पर ये कितना आउटवर्ड फोर्स फील कर रहा है ये हमें दिया हुआ है। ऑलराइट, तो ये आउटवर्ड फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो जैसा हम लोग बात कहते हैं जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है ना, उस समय जब वो सर्कल पर होता है, जैसे कि आप बस में बैठे हैं और बस ने सडनली क्या किया, एक टर्न लिया, तो आप क्या फील करते हैं? आप एक फोर्स फील करते हैं रेडियली आउटवर्ड, जिसको हम लोग समझने के लिए किस टर्म से कहते हैं उसे, हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो वो पार्टिकल फील कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर ये जो आउटवर्ड फोर्स का है इसका सिग्निफिकेंस उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। चलिए तो और डेप्थ में अगर समझें तो पहले हमारे को मान लीजिए कि इस सिचुएशन की बात करें ना, जब ये यहाँ पर है तो इस समय लेट अस से कि वो क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। राइट, अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में हो सकती है? उसके पास एक्सेलरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ हो सकती है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। राइट, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हुई तो क्या होगा? दैट एक्सेलरेशन विल बिहेव एज ए टेंजेंशियल, जो कि अलाउेबल नहीं है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण स्पीड में चेंज आता है और यहाँ पर हमें ये लिखा हुआ है कि पाथ जो इसका है उस पे ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब द ओनली एक्सेलरेशन इट कैन हैव इज centripetal acceleration, which is perpendicular to the velocity. Tangential acceleration is not possible. Similarly, we can say the same thing when it is at this point, है ना, ये जो point है, इस point पर जब ये होगा तो क्या होगा? Again we can say that the acceleration can only be along this particular direction, ना, ये जो centripetal direction है। centripetal का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग जो एक्सेलरेशन आता है उसे कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका कोई भी एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है v स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग सोचें तो आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि इसे सेंटर मान करके इसे रेडियस कह दिए और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। नहीं, ये करना गलत होगा, क्योंकि हमारे को ये सोचना है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब ये पार्टिकल या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है, ये किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा दिख रहा है ना। ये ज्योमेट्री से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ये कर्व पाथ है, जो कर्व्ड पार्ट है, वो हमें लग रहा है कि किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा होगा। और जितना ये ज्यादा फ्लैट होगा उतना बड़ा क्या होगा? वो इमेजिनरी सर्कल। जैसे अगर इस जगह पर हम लोग आ जाएं तो हम लोग सोच सकते हैं कि वो सर्कल ना कुछ ऐसा दिख रहा होगा। कुछ मैंने यहाँ पर इमेजिनरी सर्कल बना करके आपको दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है कि जो सर्कल होगा उसका रेडियस छोटा होगा, और चूंकि यहाँ पर ज्यादा फ्लैट है तो यहाँ पर जो इमेजिनरी सर्कल मैंने बनाया जिसका ये हिस्सा लग रहा है वो क्या होगा? वो थोड़ा ज्यादा रेडियस का होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। ऑलराइट, तो चलिए अब एग्जैक्टली ये निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ और यहाँ के रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे, है ना। तो हम लोग किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं वो देखते हैं। हमारे को सवाल में बेसिकली क्या दिया हुआ था? हमें सवाल में गिवन था कि उसका मास 0.5 kg है और स्पीड भी उसकी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और अलग अलग केसेस में अलग अलग हमारे को वो आउटवर्ड फोर्सेस दिए हुए थे।
ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दिखा दिया। लेट अस से कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसे मैंने ओरिजिन माना है ना। अगर इसे ओरिजिन माना है और ये जो सेमी मेजर एक्सिस है उसे उसकी लेंथ मैंने ए दिखा दी, और जो सेमी माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ मैंने बी दिखा दी, तो आप समझ पा रहे हैं कि इस एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी। वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करेक्ट है। तो अब जो है हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स पता लग गई। तो अब हम सवाल में यूज करते हैं जो कंडीशन अपने को दी हुई है, उसके लिए इस इक्वेशन के को पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद? वी कैन राइट 2x dx by dt अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y dy by dt अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट है। तो यहां पर अपने को एक इक्वेशन आ गई जो कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर आया, है ना। अब जो है हम लोग एक एक करके इन दोनों पॉइंट्स को डील करते हैं जहां पर हमारे को आउटवर्ड फोर्स गिवन है ना। तो वो पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे? एक तो पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए, और एक हो जाएगा, ये तो पहला पॉइंट है x इक्वल टू माइनस, एक बार मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा x इक्वल टू माइनस ए वाला पॉइंट है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया, पॉइंट नंबर 1। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू b है, और x इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b। ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो हमें जिसको देखना है ना। तो चलिए पहला डिस्कशन हम लोग करते हैं पहले पॉइंट के लिए। पहले पॉइंट में जो हम लोगों ने निकाला उसको पुट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम लोग फिर से एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, 2x अपॉन ए स्क्वायर dx अपॉन dt प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को भी हमें क्या करना होगा? फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा। ये इसलिए करना हो क्योंकि इस पर्टिकुलर इक्वेशन से अपने को कुछ खास नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पहली इक्वेशन में आप देखिए y इक्वल टू 0 है, तो ये राइट हैंड साइड वाला टर्म 0 हो गया। और पहला वाला टर्म 0 क्यों हो गया? क्योंकि dx बाई dt 0 है। उस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी थी? नीचे की तरफ थी, जैसा कि आप देख पा रहे थे। तो अब फर्दर इसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो कॉमन क्या आ जाएगा? 2 अपॉन ए स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा? x dx बाई dt आ जाएगा। तो x dx बाई dt का डिफरेंशिएशन कैसे करें? वही uv का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग करेंगे x इंटू d2x बाई dt स्क्वायर प्लस dx बाई dt इंटू dx बाई dt। तो ये हो गया इतना। अब दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, वो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन बी स्क्वायर, और सिमिलर तरीके से क्या आ जाएगा? y d2y बाई dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt का भी होल स्क्वायर। करेक्ट है। तो अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोग भर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे, जैसे कि ये जो y है, y जीरो होने के कारण ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है ये हो गया जीरो। उसके अलावा dx बाई dt, मतलब x के लॉन्ग तो उसकी कोई स्पीड ही नहीं थी, जिसके कारण ये वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा हो गया जीरो। अब फर्दर देखें तो क्या बच जाता है? 2 अपॉन ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू वहां पर कितनी थी? एक बार मैं आपको डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ। इस लोकेशन पर ये जो लेफ्ट वाला पहला नंबर वाला पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी माइनस है ना। और dy बाई dt हमारे पास था, तो हम लोग पुट करना चालू करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x की वैल्यू थी माइनस ए, d2x बाई dt स्क्वायर मतलब क्या हुआ? x के लॉन्ग एक्सेलरेशन, जो कि क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac, प्लस 2 अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dt। dy बाई dt जो है एक तरीके से वो था, किस रेट से यहाँ पर वो y के लॉन्ग नीचे जा रहा था, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर। राइट, दिस इज इक्वल टू 0।
क्योंकि RHS में क्या था, 0 था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 2 अपॉन, यहाँ पर जो माइनस ए आया है ना, यहाँ पर जो माइनस ए आया और यहाँ जो ए स्क्वायर है, तो उसमें से एक ए बच जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 2 अपॉन ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू 2 अपॉन बी स्क्वायर। करेक्ट है। तो यहां से 2 से 2 भी चला गया, तो ए सेंट्रीपिटल कितना आ गया, वो आ गया ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। करेक्ट है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां पर, एक रफली आपको आइडिया दे दूं, ये हमने निकाला है किस पॉइंट के लिए, ये हमने निकाला है यहाँ के लिए, यहाँ, या फिर आप यहाँ कह लीजिए, दोनों सिमेट्रिकल लोकेशन से। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, है ना, RC कह देते हैं, तो वो निकालना अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। बहुत आसान कैसे हो गया, क्योंकि आप देखिए वी स्क्वायर अपॉन RC, ये था ए सेंट्रीपिटल, तो यहां से क्या आ जाएगा, RC बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए सेंट्रीपिटल, जो कि इस डेटा से कितना आ जा रहा है, वी स्क्वायर अपॉन ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि इस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है बी स्क्वायर अपॉन ए। और अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई कैन राइट कि सिमिलरली, है ना, सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे यहां पर का बताना हो, है ना, RC डैश अगर मैं बोल दूं, वो कितना हो जाएगा, वो सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि वो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। जैसे यहाँ बी स्क्वायर अपॉन ए था, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी, क्योंकि अब जो रोल बी का था वो रोल ए का आ गया, और जो रोल ए का था वो बी का आ गया। तो एक कंक्लूजन अब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर इस तरीके की एलिप्स हो, तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस जगह पर आएगा, है ना, यहाँ पर का, वो कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ पर का क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, सच दैट ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। मैं आपको एक और मेथड बताना चाह रहा हूं, मेथड नंबर 2, इन ऑर्डर टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दीज पॉइंट्स, है ना। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपको ध्यान होगा कि ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा कि सन होता है एक फोकस पर, और जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट से। सिंपल केस हमने पढ़ रखा है, तो उस केस का ही मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। यहाँ पर मान लीजिए कि इस मोमेंट पर ये स्मॉल एम इस लोकेशन पर है, सच दैट की कैपिटल एम और स्मॉल एम की दूरी जो है वो स्मॉल आर है। तो इस मोमेंट पर आप बताइए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, ये वो फोर्स है जो कैपिटल एम, जो सूरज इस प्लैनेट पर लगा रही है, और उसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी, टुवर्ड्स द सन आएगी। दिस एंटायर फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ centripetal force, so I can write this is equal to small m b square upon, अब यहाँ पर मुझे कॉशियस होना होगा, यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, कैपिटल आर, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको एक इमेजिनरी सर्कल बना के दिखाया था। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। तो चलिए इस इक्वेशन को फिलहाल प्रिजर्व करके रखते हैं, और आगे देखते हैं कि और कोई इक्वेशन निकाली जा सकती है क्या। ऑलराइट, दूसरी इक्वेशन जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं वो ये है कि केपलर ने कहा था कि डीए बाई डी टी, है ना, जिस रेट से एरिया स्वीप करता है वो कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू आती है एल अपॉन टू एम। यहाँ पर एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो डीए बाई डी टी को हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से, डीए बाई डी टी विल ऑल्सो बी इक्वल टू टोटल एरिया कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से हम लोग एक एक करके सारी चीजों की वैल्यू भरते हैं, जैसे कि कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम होता है एंगुलर मोमेंटम, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर इस मोमेंट की बात करें, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आर एम वी। सो वी शैल राइट आर एम वी अपॉन टू एम इज इक्वल टू, यहां पर मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स कितना होता है, वो होता है पाई ए बी अपॉन टाइम पीरियड कितना होता है, तो केपलर जी ने कहा था कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए क्यूब बाय डी एम। यहाँ पर ए क्या है, ए है सेमी मेजर एक्सिस,
तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें हम लोग तो अपने पास क्या आ जाएगा। आप देखिए कुछ चीजें यहाँ पर कट रही होंगी, जैसे स्मॉल एम से स्मॉल एम कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया वी आर इज इक्वल टू ए बी और ऊपर आ जाएगा जी एम अपॉन ए क्यूब का रूट। तो अपने पास एक और इक्वेशन आ गई और इन दोनों इक्वेशन की मदद से चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट डिराइव किया जा सकता है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, तो क्या किया जाए कि इनमें से हमारे को जो डिजायर्ड डिजायर्ड क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आ जाए। तो एक चीज जो मुझे बहुत आसानी से स्ट्राइक कर रही है कि ऊपर वाले टर्म में स्मॉल आर है और नीचे वाले टर्म में आर स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं ऊपर वाले टर्म को स्क्वायर करके इसे भी आर स्क्वायर बना करके पहले वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखिए सेकंड वाली ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर जी एम अपॉन ए क्यूब। और दूसरी इक्वेशन हमारी कौन सी है, मतलब जो अगली इक्वेशन जिसका यूज करने वाले हैं वो है इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इस ग्रीन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर जी एम अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर अपॉन आर। राइट, तो देखते हैं यहाँ से बहुत सारी चीजें कैंसिल होनी चाहिए, जैसे कि जीएम से जीएम उड़ गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर उड़ गया, वी स्क्वायर तो उड़ना ही था क्योंकि स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो एलिप्स की ज्योमेट्री है ना। उसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या वही रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है। रेडियस बराबर कितना आ जा रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ऑल राइट, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कहां पर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर इस जगह पर का है ना, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए। और एलिप्स की सिमेट्री देखते हुए फिर से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी स्क्वायर। ऑलराइट, तो मैंने आपको एलिप्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के दो अलग अलग मेथड बता दिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेने के बाद हमारे लिए इस सवाल को सॉल्व करना कुछ भी नहीं रह गया है। आइए लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो हमारे सवाल में हमारे को ये फोर्स दिया हुआ था कि ये तो मैंने दिखा दिया कि इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ। यही फोर्स को देखने का एक और तरीका है कि ये फोर्स इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में फील हो रहा होगा, जैसा कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का केस होता है ना। तो यहां पर हमारे को जो केस दिया हुआ था उसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज फोर्स की, मास की और स्पीड की कितनी थी। तो इन डेटा की मदद से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और यहां पर अपने को दिया हुआ है F की वैल्यू 10 न्यूटन है। 10 इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन आर। तो यहां से R कितना आ गया, R हमारे पास आ गया 25 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो और हमें पता है कि अभी अभी जैसा हमने निकाला था, R किसके बराबर आना चाहिए, R बराबर आना चाहिए बी स्क्वायर अपॉन ए के। सो आई शुड राइट बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 5/4। एक इक्वेशन हमारे पास इधर से आ गई। क्लियर है, तो ऐसी ही एक इक्वेशन हम लोग और निकाल सकते हैं अगर हम लोग इस बार किस पॉइंट पर फोकस करें, इस वाले पॉइंट पर, मतलब कि एंड्स ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस पर। तो यहां पर भी अगर उसी तरीके से प्रोसीड करें तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। और यहां पर फोर्स हो जाएगा जैसा दिया हुआ है 1.25 न्यूटन। इट इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर हो जाएगा अगेन 25 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, ये आ गया 25 अपॉन 2.5 विच इज इक्वल टू 10। और हमें पता है कि सिमेट्री से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसकी वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी, दैट शुड बी इक्वल टू 10। तो हमारे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन है बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 5/4 और अगली इक्वेशन है ए स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों इक्वेशन से अब ए और बी को एलिमिनेट करना बाकी रह गया है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं,
किसी भी एक इक्वेशन को क्या कर दीजिए स्क्वायर, जैसे कि मान लीजिए इसको मैंने कर दिया स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a की पावर 4 अपॉन b की पावर 2 इज इक्वल टू 100। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन से, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर 4 अपॉन a इज इक्वल टू 500 अपॉन 4, राइट। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया a क्यूब इज इक्वल टू, क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हो जाएगा 1 10, तो ये हो जाएगा 2 और ये 5, a क्यूब बराबर 125 आ गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर्स आ गई, करेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो जैसे कि बी स्क्वायर अपॉन ए हमारे पास था 5/4, तो यहां से क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 इंटू 5, करेक्ट है। तो ये कितना आ गया 25/4। अब यहां से b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 5/2 मीटर्स। तो हमारे दोनों आंसर क्या आ गए, एक आ गया a इक्वल टू 5 मीटर और दूसरा आ गया b इक्वल टू 5/2 मीटर्स। लेकिन आपको फाइनल आंसर देते वक्त केयरफुल रहना है, क्योंकि हमसे सवाल में सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस नहीं पूछा था, बल्कि क्या पूछा था मेजर और माइनर एक्सिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 टाइम्स ए, है ना, वो क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर्स। और उसी तरीके से 2 टाइम्स बी वो क्या कहलाएगा माइनर एक्सिस, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 5/2 विच इज 5 मीटर्स। मेरी इच्छा हो रही है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसको निकालने का मैं तीसरा तरीका भी आपको बता ही दूं, मेथड नंबर 3, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज SHM। आपको ध्यान होगा कि अगर दो इक्वेशंस होती है ना, x बराबर a cos ओमेगा टी और y बराबर b sin ओमेगा टी, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाता है एलिप्स बन जाता है। एक्स आप देख पा रहे हैं एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या बन जा रहा है कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एसएचएम चैप्टर में, कि यहाँ पर अगर एक ऐसा फोर्स लगे जो एक्स के लॉन्ग एसएचएम करवा सकता है, एक ऐसा फोर्स लगे जो वाई के लॉन्ग एसएचएम करा सकता है, और ये दोनों मर्ज हो रहे हैं और सारी कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ये सिनेरियो बनता है ना, इस तरीके से रास्ता जो है उस पार्टिकल का इलिप्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स की ऐसी वैल्यू आती है और वाई की ऐसी वैल्यू आती है। अब किसी भी लोकेशन पर आप पहुंच जाइए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आप पहुंच गए, इस लोकेशन को चलिए हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस लोकेशन पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस समय इसकी वेलोसिटी मान लीजिए ऐसी थी, है ना। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हम लोग कितनी लिखते हैं, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालते थे, इसकी वेलोसिटी निकालते थे, ये जो x वाला टर्म है ना, इसे डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा dx बाई dt। तो dx बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो बाहर माइनस लगा देते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी। और पार्टिकल मैंने एज्यूम किया है कि t बराबर 0 पर कहां पर था, इस लोकेशन पर था, करेक्ट। तो इस तरीके से ये घूमता है ना, पार्टिकल घूमता हुआ नजर आता है। तो यहां पर t इक्वल टू कितना रख दे, t इक्वल टू रख देते हैं t/4, कैपिटल T/4। क्यों, क्योंकि ये टाइम पीरियड का कितना है 1/4 से शायद 4 क्वाड्रेंट में ये टाइम पीरियड डिवाइड हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हैं कि dx बाई dt कितना आ गया, dx बाई dt आ जाएगा माइनस ए ओमेगा। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है a ओमेगा। अब अगर मुझे इसी पॉइंट पर ये निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन वो भी कौन सा, y के लॉन्ग एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, क्योंकि x के लॉन्ग मुझे पता है कि इसका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, जो कि मैं जैसे ही इसे डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। आप dx बाई dt तो निकाल ही चुके थे, माइनस ए साइन ओमेगा टी। अगर आप इसमें वापस से क्या करते एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते तो ये बन जाता माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और अगर साइन ओमेगा टी 1 है तो कॉस ओमेगा टी 0 हो जाता। तो मतलब इस मोमेंट पर कुल मिलाकर के इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। कौन सी एक्सेलरेशन है, इसके पास है सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, जिसको हम लोग कह सकते हैं सेंट्रीपिटल है। और इसको निकालना भी बहुत आसान है। हमें क्या करना होगा, हमें y को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं पहले क्या आ रहा है, dy बाई dt आ रहा है d ओमेगा cos ओमेगा t, और एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं d2y बाय dt स्क्वायर। तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है
बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी विथ अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन तो आना ही था क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए सेंट्रिपिटल है उसका मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाल लिया, हमने निकाल लिया बी ओमेगा स्क्वायर। तो अब कुछ भी नहीं, जो काम हम लोगों ने पहले किया था वही कर देते हैं। ए सेंट्रिपिटल बराबर क्या बोल देते हैं, वी स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ए सेंट्रिपिटल बराबर वी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया जरा देख लीजिए कैलकुलेट करके। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आ जाए हो जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। करेक्ट है। और इसी तरीके से सिमेट्री पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो मैंने आपको तीन अलग अलग तरीके से एलिप्स के केस में जो ये पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट जहां पर ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इस एलिप्स को कट करता है, वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका बताएं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के, प्लस ये पूरा का पूरा सवाल समझ में आया होगा। स्टिल इन केस यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। We'll meet tomorrow with a different question of the day. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. All right. So till then, keep practicing. Bye bye.